तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और नया न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा, तो ये नया न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ जाता रहता है और पुराना वाला धीरे धीरे हटता रहता है। बात समझ में, सारा काम एक साथ हो रहा है ना। अब एक बात और ध्यान में रखो कि ये देखो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही तरफ है ना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही तरफ है। आपकी 3 उंगलियां अगर एक तरफ करो उस आधार पर आपका हाथ पीछे से न्यूक्लियोफाइल को अटैच किया हो वैसे, है ना। और ये अपना न्यूक्लियोफाइल एक साइड अटैक हो रहा है। अब थोड़ी देर बाद, अगर मैं थोड़ी देर बाद की चर्चा करूं तो होगा क्या, मैं कह सकता हूं कि ये हटता हटता, पुराना वाला हटता हटता कुछ हट गया होगा और नया वाला जुड़ता जुड़ता कुछ जुड़ गया होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी स्टेट बनेगी, एक ऐसी अवस्था बनेगी जिसमें ना तो कार्बन से पुराना वाला पूर्णतया हटा है, ना तो कार्बन से पुराना वाला पूर्णतया हटा है और ना ही नया वाला पूर्णतया जुड़ा है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये लो अपने 3 हाइड्रोजन, ये लो जी, ये अपने हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये पुराना वाला मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ, ये लो, एक सेकेंड इसको थोड़ा डॉटेड बना देते हैं, ये लो जी। जो ब्लैक वाला है वो है नया न्यूक्लियोफाइल जो कि अभी पूर्णतः अटैच हुआ नहीं है, कुछ हद तक हो गया है। और ये रेड वाला अपना है पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल जो पूर्णतः हटा नहीं है, हटने का प्रयास कर रहा है अभी, है ना, आधा हट चुका है। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर कार्बन का जो संकरण था वो sp3 था। sp3 संकरण होने के कारण ये चतुष्फलकीय संरचना थी, मैं कह सकता हूँ ऐसा। चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण इसका बंध कोण चतुष्फलकीय के हिसाब से था। और यहाँ पर देखो इसका संकरण ना तो अभी पुराना वाला पूर्णतया हटा है ना नया वाला पूर्णतया जुड़ा है। इस कंडीशन में जो कार्बन का संकरण होता है यहाँ पे sp2 होता है और sp2 संकरण होने के कारण इसकी संरचना होती है बच्चों समतलीय, यानी कि चारों हाइड्रोजन एक ही तल में है अभी, है ना। एक तरफ से ये हट रहा है, दूसरी तरफ से जुड़ रहा है। तो बात समझ में आई आपको। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद क्या होगा ये अपने को समझना है। अब ये जो अवस्था बनी है ना, अभी तक पुराना वाला हटा नहीं है, नया वाला जुड़ा नहीं है, इसी अवस्था को कहते हैं बच्चों क्या, संक्रमण अवस्था। क्या है ये, ट्रांजिशन स्टेट, यानी कि संक्रमण अवस्था, इसी को बोलते हैं। और SN2 में ऐसा होता है, एक जुड़ता रहता है एक हटता रहता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। बात समझ में आई क्या आपको? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो जी। अब हो गया क्या इससे आगे, अब जो जो अभिक्रिया आगे चलेगी पुराना वाला हटता जाएगा, नया वाला जुड़ता जाएगा। और मैं कहूँगा कि अगर ये हमारा कार्बन है तो इसके ये तीनों हाइड्रोजन, ये लो और ये अपना नया वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। बात समझ में आई क्या? हुआ। अब एक बात देखो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन किस तरफ थे और न्यूक्लियोफाइल किस तरफ था, लेकिन अटैक होने के बाद हाइड्रोजन किस तरफ चले गए और न्यूक्लियोफाइल किस तरफ चला गया। बात समझ में आई आपको? पलट गई इनकी, है ना, जो दिशा है वो इनकी पलट गई। और इसी को कहते हैं बच्चों क्या, वाल्डन प्रतिपन। क्या बोलते हैं इसे? वाल्डन प्रतिपन। अरे आपको बात समझ में आई क्या? कितना आसान है। अब यहाँ से वापस कार्बन का संकरण क्या हो गया बच्चों, sp3। वाल्डन प्रतिपन समझ में आया? जैसे अपना बारिश के अंदर जब अपन छाता लेके चलते हैं तो नीचे अपन ने डंडी पकड़ रखी है और ऊपर अपने टोपी के साइड जैसे छत्ता है, अपने छाता है, ठीक है। जब तेज़ हवा चलती है तो छाता ऊपर की तरफ चला जाता है और वो डंडी जो पकड़ी रहती है वो ऊपर नीचे। तो जैसे पलट गया ना वो सारा सामान, जो छाता था वो टोपी की तरफ पलट गया, वैसे यहाँ हाइड्रोजन देखो पलट गए। और इसी परिघटना को कहते हैं वाल्डन प्रतिपन, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है।
बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि वाल्डन प्रतिपन को समझाइए। वाल्डन प्रतिपन को समझाने का मतलब भी ये है कि SN2 अभिक्रिया को समझाना है आपको, क्योंकि SN2 में ही तो वाल्डन प्रतिपन होता है। तो एक तरह से आप SN2 को याद रख सकते हो, ये एक सवाल हो गया। एक वाल्डन प्रतिपन को याद रख सकते हो, ये दूसरा सवाल। बात एक ही है, सवाल एक, SN2 में भी SN2 को एक्सप्लेन करना है, वाल्डन प्रतिपन में भी आप SN2 को एक्सप्लेन करके दर्शा सकते हो, जिससे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। बात समझ में आती है आपको? तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें लिखने हैं आपको। पहला आपने लिखा कि SN2 में यार 2 का मतलब द्वितीय कोटि है और ये अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। एक ही पद में पूर्ण होती है, इसलिए वही दर निर्धारक पद होगा। वही पद, इसलिए वही दर निर्धारक पद होगा, मैं कह सकता हूं, है ना? वही दर निर्धारक पद होगा। तो ये पॉइंट्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, जो SN2 एक्सप्लेनेशन में आपकी सहायता करते हैं। 2 अणु भाग लेते हैं इसमें, 2 अणु भाग लेते हैं। कौन से 2 अणु हो गए? एक तो एल्किल हैलाइड हो गया अपना, और साथ ही साथ एक तो देखो ये वाला एल्किल हैलाइड और साथ ही साथ नया वाला न्यूक्लियोफाइल, 2 अणु भाग ले रहे हैं ना एक साथ। तो मैं कह सकता हूँ जो अभिक्रिया की जो दर होती है बच्चों, जो अभिक्रिया की दर होती है, जो रेट होती है, वो किसके समानुपाती होती है? एक तो एल्किल हैलाइड के और दूसरा नए वाले न्यूक्लियोफाइल के, है ना? बात समझ? इसी रेट लो के कारण इसकी द्वितीय कोटि कहा जाती है। आपको रासायनिक बलगतिकी के अंदर इन डिटेल समझाया जाएगा। तो अगला पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर संक्रमण अवस्था बनती है। लिख लो, SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। देख सकते हो ये बात? तो नोट्स बनाते चलो साथ साथ। संक्रमण अवस्था अगर बनती है तो मैं कह सकता हूँ कि कार्बोकैटायन नहीं बनता, यानी कि SN2 अभिक्रिया में कार्बोकैटायन का निर्माण नहीं होता है। लिख लो फटाफट। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई क्या? अब एक बात देखो आप, अब अपन ने अभिक्रिया में लिए कि ये जो हाइड्रोजन है ये बड़ी छोटे छोटे होते हैं, इनका साइज़ बड़ा छोटा होता है। न्यूक्लियोफाइल का साइज़ बड़ा होता है, नए वाला न्यूक्लियोफाइल इसका भी साइज़ बड़ा होता है। हाइड्रोजन बहुत छोटे छोटे हैं। अब छोटे छोटे हैं, इस कारण ये बीच में से जाके अटैक कर सकता है धीरे से, है ना? कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। लेकिन मान लो अगर कार्बन के साथ यहाँ पे कोई बड़े समूह अटैच हो, बड़े बड़े समूह अगर अटैच हो, तो नया वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। बात समझ में आई आपको? यानी कि अपने को SN2 अभिक्रिया के लिए जो कार्बन है उस पर भीड़ भाड़ बहुत कम चाहिए। भीड़ भाड़ कम होने का मतलब अपने को बहुत ही छोटे छोटे समूह उस पर जुड़े हुए होने चाहिए, है ना? बात समझ में आई आपको? अगर बड़े समूह होंगे तो SN2 अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल अटैक और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल निकलेगा नहीं। साथ साथ में जुड़ाओ और साथ साथ में हटाओ, दोनों एक साथ नहीं होंगे। और एक साथ नहीं होंगे तो वो अभिक्रिया किस तरफ चली जाएगी? SN1 के आधार पर होगी, यानी कि पहले वो हटेगा उसके बाद जुड़ेगा। यानी कि जिनमें भीड़ कम है उनमें तो डायरेक्ट साथ साथ हटता रहेगा, साथ साथ जुड़ता रहेगा। लेकिन जिनमें भीड़ ज़्यादा है, जिस कार्बन पर ज़्यादा भीड़ है, उसमें पहले हटेगा उसके बाद जुड़ेगा, 2 स्टेप में होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर कार्बन पर भीड़ ज़्यादा है तो अभिक्रिया SN1 के हिसाब से होगी, अगर भीड़ कम है तो SN2 के हिसाब से होगी। बड़ा आसान है ना? तो ये बात आप लिख लो, इस बात को आप लिख लो। क्या लिखा मैंने कि इस रिएक्शन में अगर कार्बन से जुड़े समूह बड़े होंगे तो नाभिक रागी को अटैक करने में परेशानी होगी। आप बात समझते हो? इसलिए एल्किल हैलाइडों में सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 मेथिल हैलाइड देता है, क्योंकि इस पर बहुत ही छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जो आप समझते हो। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो ये होगा, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। अब 3 डिग्री में होगा क्या? अब 3 डिग्री की अगर आप बात करते हो तो 3 डिग्री में देखो, ये अपना मान लो कार्बन, ये कार्बन,
इससे जुड़ा कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन, इसका यानी ये 3 डिग्री है। 3 डिग्री है तो इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, इस पर भी 3 हाइड्रोजन, इस पर भी 3 हाइड्रोजन और एक तरफ एल्किल हैलाइड जुड़ा होगा। तो देखो कितनी भीड़ भाड़ होगी, इस पीछे से वो अटैक कर ही नहीं सकेगा, है ना। नया न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक नहीं कर सकेगा क्योंकि इतनी भीड़ होगी। तो इसका यानी यह अभिक्रिया किस तरफ चलेगी, SN1 की तरफ। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या हो गया, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। बात समझ में आती है। तो ये SN2 अभिक्रिया हो गई बच्चों, इन डिटेल मैंने आपको समझा दिया। और SN1 की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, SN1 की क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री भीड़ कम होगी, फिर भीड़ कम होगी तो इसमें SN2 हो जाएगी। अरे बात समझ में आती है आपको, अरे आती कि नहीं। तो यहाँ पे SN2 खत्म है। अब अपन ने पढ़ लिया बच्चों नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक कहते किसी हैं, उसमें 2 टाइप पढ़ लिए। अगर भीड़ ज़्यादा है तो SN1, भीड़ कम है तो SN2। अब इसके आधार पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों को अपन को पढ़ना है। तो आप हेडिंग लगाओ, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। क्या हेडिंग है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। आसान है बिल्कुल। चलिए जी, हेलो बच्चों, केवल और केवल 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोग पढ़ रहे थे। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, और उसमें अपनी नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं चल रही थी। जैसा कि आपको पता है अपन विद नोट्स के साथ चल रहे हैं, एक एक लाइन आपको पॉइंट आउट करवाई जा रही है। जैसे आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, कोचिंग के अंदर नहीं, जैसे आप स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। और अपन ने हेडिंग लगाई थी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और उसके अंदर अपन ने कहा था कि कार्बन पर अटैक करने के आधार पर जो नया न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन पर किस प्रकार से अटैक करेगा, उसके 2 प्रकार हो सकते हैं। और उस आधार पर अपन ने कहा था कि नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की हो सकती है, SN1 और SN2। SN1 हम पढ़ चुके हैं, अब ये है SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, चलिए देखते हैं। दोनों ही SN1 और SN2 दोनों के अंदर ये होता क्या है कि नया न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है। SN1 के अंदर तो कार्बोकैटायन बनेगा, पहले पुराना वाला हटेगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में नया वाला जुड़ेगा। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता, एक बार में ही दोनों एक साइड में एक हटता रहता है और दूसरी साइड में नया जुड़ता रहता है। ये SN2 अभिक्रिया है। तो सबसे पहली बात, नाम देखते हैं SN2। S का मतलब समझ में आता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और 2 का मतलब यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, यानी कि ये कोटि है अभिक्रिया की। यानी कि SN2 अभिक्रिया जो होगी, जिन मॉलिक्यूल्स में SN2 अभिक्रिया होती है, इसका मतलब वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करती है, द्वितीय कोटि है इस अभिक्रिया की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो बात समझ में आई। अगली अगर मैं बात कहूँ, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद कंप्लीटली समझा दूंगा। जो SN2 अभिक्रिया होती है वो एक ही पद में पूर्ण होती है, एक ही पद में पूर्ण होती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने ले लिया मेथिल क्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ मान लो अपन जोड़ते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, जो नया न्यूक्लियोफाइल है। ये वाला अपना है पुराना न्यूक्लियोफाइल जो पहले से जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है इस बात का। और ये वाला है अपना नया न्यूक्लियोफाइल जो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा। किस आधार पर, अपन ने शुरू में समझा था, हो सकता है इसको ज़्यादा ज़रूरत हो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, इसका ये कार्बन पे इसको रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है। आगे समझते हैं क्यों यही अटैच होता है, क्लोरीन क्यों हटता है, क्या क्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर सकता है, ये बात की बात है। लेकिन एक बार के लिए समझो कि ये पुराना न्यूक्लियोफाइल है, ये नया न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैच होना है। तो होगा क्या बच्चों, इसको एक बार थोड़ा साइड करते हैं।
मान लो अपना ये कार्बन ये लो, ठीक है, और इससे जुड़ा है तीन हाइड्रोजन, जो कि ये लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक इधर जुड़ा है क्या, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बात समझ में आती है। ये रहा हमारा जो ब्लैक कलर में लिखा है नया न्यूक्लियोफाइल, ये रहा अपना पुराना, ये दोनों जुड़ेंगे। तो होगा क्या, ये वाला धीरे 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 इसकी तरफ जाता रहेगा, ये वाला धीरे 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 हटता रहेगा, धीरे धीरे, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ये धीरे धीरे कार्बन के पास जा रहा है, क्योंकि कार्बन पर तो अभी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पर होगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज।